बैजू श्रीवास्तव। मेरा मोबाइल नंबर 8104857064। रिकॉर्डिंग है तो इस पर संपर्क करें। और इसमें चल रहा है लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए रीट के विद्यार्थी हेतु। और इसमें लक्ष्य गाइड से चल रहा है आगे। विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और इसमें आगे है रीट 3, ट्रैक है 7। और टॉपिक है दूसरा दूसरा सामाजिक वातावरण। यह वह वातावरण है जिसमें कि बालक का लालन पालन की शिक्षा तथा विकास होता है। और व्यक्ति के विकास पर भी सामाजिक वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव है। वातावरण व्यक्ति के व्यवहार तथा शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का संबंध उनके स्वास्थ्य से होता है। और स्वास्थ्य हर रहन सहन, खाने पीने और अप्रत्यक्ष रूप से भी आर्थिक स्थिति और पर निर्भर करता है। पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य, वातावरण और साधनों के अभाव में व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ हो जाता है और वह शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार बन जाता है। और बालकों में व्यक्तित्व, कार्य, स्वभाव, सोचने विचारने का ढंग, चरित्र आदि पर भी विचार, परिवार तथा समाज का प्रभाव पड़ता है। बचपन में माता पिता के प्यार का बालक की भावनाओं के स्थायित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण द्वारा बालकों पर पड़ने वाले प्रभाव है। बालक पर चौमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। और वातावरण का बुद्धि पर सामान्य प्रभाव भी होता है तथा उपलब्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का पर प्रभाव, बालक की बुद्धि पर भी वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव, कूले के अनुसार कोई भी व्यक्ति महान तभी बन सकता है जबकि उसे समुचित वातावरण उपलब्ध हो। उपयुक्त वातावरण में रहकर के निर्धन व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करके महान नेता व उच्च कोटि का साहित्यकार इत्यादि बन सकता है। फिर है इसमें बन सकता है। फिर है मानसिक विकास पर प्रभाव। वातावरण बालक के मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। फिर है शारीरिक विकास पर प्रभाव। फ्रेंच बॉन्स के अनुसार अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से रहने वाले यहूदी एवं जापानियों की लंबाई में वृद्धि यह वहाँ के भौगोलिक वातावरण के कारण हुई है। अनाथ बालकों पर प्रभाव। वातावरण का अनाथ बालकों पर भी अत्यधिक ही प्रभाव पड़ता है। उत्तम वातावरण में रखने से ऐसे बालक अपने अभिभावकों से अच्छे बनते हैं। फिर है वातावरण का शिक्षक के लिए महत्व है। वातावरण का ज्ञान शिक्षकों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। और इसके ज्ञान से वे निम्न महत्वपूर्ण कार्यों द्वारा शिक्षणों को प्रभावी बनाने का भी प्रयास कर सकता है। वह तो जिस अध्यापक को पर्यावरण के महत्व की जानकारी है वह अध्यापक शिक्षार्थियों ऐसे हेतु ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे कि उनमें विचारों की अभिव्यक्ति करने की योग्यता, कर्तव्य एवं अधिकारों का समुचित ज्ञान तथा समाज सम्मत व्यवहार आदि इत्यादि गुणों का भी अधिकाधिक विकास हो सके। प्रत्येक बालक को अपने सामाजिक वातावरण के समायोजन स्थापित करना पड़ता है। और इस बात की जानकारी रखने वाला अध्यापक विद्यालय को समाज का छोटा रूप भी मान करके छात्रों को समाज के वातावरण में भी समायोजन करने हेतु भी शिक्षा प्रदान कर सकता है। फिर बालक पर अपने परिवार, पड़ोसी, मित्रों इत्यादि का भी प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापक को इन समस्त स्तरों पर पर्यावरण को ध्यान में रख कर के बालकों को उचित ही मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। फिर है परिवार में स्थिति। बालक के परिवार में जो स्थिति होती है उसका भी उसके विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। और प्राय सबसे बड़े बालक की अपेक्षा दूसरे, तीसरे व चौथे बालक का विकास भी अपेक्षाकृत जल्दी होता है। और सबसे छोटे बालक का विकास धीमी गति से होता है क्योंकि सभी सदस्य उसे अबोध समझते हैं। और डार्विन की यह मान्यता है कि व्यक्ति का विकास में कोई भी हाथ नहीं होता है बल्कि प्रकृति पर ही सब कुछ निर्भर करता है। और वंशानुक्रम, एक ही माता पिता की संतान सकल सूरत में अलग अलग होती है फिर भी उनकी आंखें, नाक व चेहरे की बनावट पर भी उसे पूर्वजों की झलक दिखाई देती है। इन सब का कारण आनुवंशिकता है। और इसी के कारण भी ऐसा संभव है कि वास्तव में माता पिता के गुणों का उनके संतान तक पहुंचना ही आनुवंशिकता है। जेम्स ड्रेवर, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का भी संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम के नियम है बीज वो कोष की निरंतरता का नियम। ये नियम भी बीजमैन ने दिया। उन्होंने बताया था कि शरीर दो कोषों, काय कोष और वह उत्पादक कोष से मिलकर के बनाए। और इसमें से काय के कोष तो शरीर के विकास में सहायक हैं जबकि उत्पादक कोष पीढ़ी दर पीढ़ी भी स्थानांतरित होते रहते हैं और तथा ये विनाशी होते हैं। गाल्टन का नियम, यह नियम गाल्टन द्वारा किया गया है और इनके अनुसार व्यक्ति को अपने समस्त गुणों का 1/2 भाग माता पिता से प्राप्त होता है। और इसमें से 1/4 माता व 1/4 पिता से तथा 1/4 भाग दादा दादी तथा नाना नानी से वे 1/8 पर नाना नानी व पर दादा दादी से प्राप्त होता है। समानता का नियम है। इसके अनुसार ही जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे। जैसे यदि बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनकी संतान भी बुद्धिमान होगी।
प्रत्यागमन का नियम, इस नियम के अनुसार ही बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति विशिष्ट गुणों का वितरण करने के स्थान पर भी सामान्य गुणों का वितरण कर एक जाति में समानता बनाए रखती है, तथा कई बार तो वंश सूत्रों यानी गुण सूत्रों का भी मिश्रण अच्छी प्रकार न होने से मंद बुद्धि माता पिता की बुद्धिमान तथा प्रतिभाशाली माता पिता की मंद बुद्धि संतान पैदा हो जाती है। अर्जित गुणों का स्थानांतरण, इस नियम के समर्थक लेमार्क हैं रहे हैं, और जिन्होंने कि जिराफ पर अपना अध्ययन किया था, उनके अनुसार माता पिता जो गुण अर्जित लेते हैं वही गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। और मैकडूगल और पावलाव ने लेमार्क सिद्धांत की पुष्टि चूहों पर परीक्षण करके की थी। मेंडल का नियम, ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किए थे, तथा प्रभाविता का नियम भी पृथक्करण का नियम व स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिया था, और इसके अनुसार माता पिता दोनों में समान गुणों में जैसे कि लंबाई व बोनेपन में जो गुण प्रभावी होगा वह प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, लेकिन अप्रभावी गुण जैसे कि बोनापन नष्ट नहीं होता है, बल्कि वह यह अगली पीढ़ी में कहीं न कहीं अवसर मिलने पर अपना प्रभाव दिखाता है। उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किए, और उनके अनुसार द्वितीय पीढ़ी में शुद्ध लंबा, संकर लंबा, शुद्ध बौना और तीनों का अनुपात भी क्रम से 1:2:1 होगा। मेरे अध्यापक के लिए वंशक्रम का महत्व है। वंशक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमता में अंतर हो जाता है। शिक्षक इस बात को भी ध्यान में रख करके उनके विकास में योगदान दे सकते हैं। वंशक्रम के अनुक्रम के कारण बालक की शारीरिक, मानसिक, लैंगिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, सीखने के योग्यता आदि में होने वाले अंतर का भी अध्ययन करके अध्यापक अपने शिक्षण को उनके अनुसार ही बना करके उनमें उच्च मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता व अन्य योग्यताओं को विकसित कर सकता है। शिक्षा का वंशानुक्रम व वातावरण आदि के ज्ञान के कारण भी बालक को होने वाली बीमारी व उनकी व्यावसायिक योग्यता, कार्य करने की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति आदि को समझ करके उनको उसी के अनुसार ही दूर करने के उपायों जैसे माता पिता को भी सलाह देना, डॉक्टरों से जांच और मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना और निर्देशन देना और मार्गांतरीकरण आदि के कार्य कर सकता है, और तथा अपने छात्रों का वांछित व असंतुलित विकास भी कर सकता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है कि बालक का किस वर्ष तक की आयु तक की मस्तिष्क विकसित होकर के लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। उत्तर है 6 वर्ष तक। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास होता है। उत्तर है इसका विकास क्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। उत्तर है इसका विकास दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार से शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। उत्तर है सोरेनसन। नेक्स्ट प्रश्न है, लेमार्क ने वंशानुक्रम के किस नियम को अस्वीकार करते हुए लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। उत्तर है इसका अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने कि व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। उत्तर है इसका वुडवर्थ। नेक्स्ट, जिनके अनुसार वातावरण वह भारी शक्ति है जो उन्हें प्रभावित करती है। उत्तर है इसका रॉस। और नेक्स्ट है प्रश्न, मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इद्दम का आधार किसे मानेंगे। उत्तर है सुख को। नेक्स्ट है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी। उत्तर है इसका फ्राइड ने। नेक्स्ट, विकास पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यह सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है। उत्तर है इसका पूर्णांगवाद। जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैसेल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा था कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। उत्तर है इसका समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर के तक सतत रूप से चलता रहता है। उत्तर है गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। उत्तर आएगा इसका आगे, वृद्धावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। नेक्स्ट, कितने माह में शिशु के दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। उत्तर है 6 माह। और नेक्स्ट प्रश्न, किनके कथनानुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों में दूना सीख लेता है। उत्तर है इसका गैसल। नेक्स्ट है, शिशुअवस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। उत्तर है प्रथम 3 वर्षों में। नेक्स्ट, वंशानुक्रम वैदिक के गुणों का योग है। उत्तर है इसका जन्मजात। और नेक्स्ट है प्रश्न कि मानव शरीर का निर्माण के योग से होता है। उत्तर है इसका कोषों। नेक्स्ट है, शरीर का आरंभ जिस कोष से होता है वह क्या कहलाता है। उत्तर है इसका संयुक्त कोष। नेक्स्ट है, संयुक्त कोष किस क्रम में आगे बढ़ता है। उत्तर है इसका 2, 4, 8, 16 और 32। नेक्स्ट है, संयुक्त कोष का निर्माण 2 कोषों से होता है। एक तो उत्तर है इसका उत्पादक कोषों से होता है।
जैसे स्त्री व पुरुष दोनों के कोषों को कितने गुणसूत्र होते हैं? उत्तर है इसका 23 और 23। जैसे प्रत्येक गुणसूत्र में कितने पितृयक होते हैं? उत्तर है 40 से 100। जैसे मानसिक व शारीरिक गुणों को एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन हस्तांतरित करता है? उत्तर है इसका पितृयक। जैसे किस विद्वान ने अनुसंधान के आधार पर भी घोषणा की थी कि निकट भविष्य में एक प्रकार के पितृयक को दूसरे प्रकार के पितृयक के स्थानापन्न करना औषधि शास्त्र के क्षेत्र के समान अत्यंत ही सामान्य कार्य हो जाएगा और इसके द्वारा भावी संतानों की कुछ दुस्साध्य रोग जैसे मधुमेह आदि को से रक्षा की जा सकेगी? उत्तर इसका डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जैसे वंशानुक्रम का नियम है जो उत्तर उपरोक्त सभी है। एक तो बीज कोष की निरंतरता का नियम, दूसरा प्रत्यागमन का नियम और तीसरा संक्रमण का नियम। और नए प्रश्न है बीज कोष की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक थे? उत्तर है इसका बिजमैन। देखिए किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं? उत्तर है इसका प्रत्यागमन का नियम। देखिए किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं? उत्तर है संक्रमण का नियम। ऐसे मेंडल के नियम के प्रतिपादक थे? उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए किस नियम के अनुसार ही वर्ण संकर प्राणी या फिर वस्तुएं अपने सामान्य अथवा मौलिक रूप को और अग्रसर होती हैं? उत्तर है इसका मेंडल का नियम। देखिए मेंडल के ने किस पर प्रयोग किए थे? उत्तर है इसका चूहे व मटर। देखिए किस नियम के अनुसार ही जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान होती है? उत्तर है समानता का नियम। देखिए किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते? उत्तर है इसका भिन्नता का नियम। अब है नेक्स्ट टॉपिक अधिगम। अधिगम का अर्थ अधिगम या फिर सीखना, किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया। अधिगम एक व्यापक शब्द है और व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। और एक बच्चा जलती हुई दिया सलाई की तीली या फिर लैंप की लो को छूने से जल जाता है और उसके लिए ये पहला कटु अनुभव होता है और इसके बाद वह आग से दूर रहना सीख जाता है। बालक में चेतना की जागृति होने के वातावरण के प्रति उसकी प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है। अधिगम की परिभाषा अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाले इन प्रति परिवर्तनों को साधारण रूप से सीखने की संज्ञा दी जाती है। सीखने की प्रक्रिया की यह बहुत ही सरल व्याख्या है। इसका विस्तृत अर्थ समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का भी अध्ययन आवश्यक है। क्रो एवं क्रो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का भी अध्ययन ही अधिगम सीखना है। चार्ल्स ई सिकनर व्यवहारों में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया ही अधिगम है। मॉर्गन किंग विस्ज तथा स्कॉपोलर अभ्यास या फिर अनुभूति के परिणाम से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। वुडवर्थ किसी भी ऐसी प्रक्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या फिर बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहारों और अनुभवों को जो कि कुछ वे हो सकते हैं कि उनके भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। गेटस व अन्य अनुभव के द्वारा व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन को सीखना या फिर अधिगम कहते हैं। सीखने के उपरोक्त सभी परिभाषाएं अपने किसी न किसी भी रूप में भी यही संकेत देती हैं कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर उसका परिणाम है जिसमें कि अनुभव के माध्यम से सीखने वाले के व्यवहारों में परिवर्तन लाए जाते हैं। और व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले कारकों को मुख्य रूप से भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ या फिर कारक हैं, जैसे कि परिक्रमण एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और ये एक प्रकार से मानव के अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। परिपक्वन की क्रिया में फलस्वरूप ही जन्मजात योग्यताओं व शक्तियों की वृद्धि हो जाती है तथा प्राणी में आवश्यक परिवर्तन आ जाते हैं। परिपक्वन का संबंध उन परिवर्तनों से होता है जो कि नैसर्गिक और सामान्य वृद्धि से भी जुड़े हुए होते हैं। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने वाले कारक हैं थकावट, बीमारी, भय, क्रोध, चिंता, नशीले पदार्थ तथा औषधियों के सेवन से व्यवहारों में काफ़ी प्रभावी परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन ये परिवर्तन पूरी तरह से अस्थायी और परिवर्तनशील होते हैं। ये तभी तक रहते हैं जब तक कि परिवर्तन डालने वाली चीज़ या फिर परिस्थिति का प्रभाव रहता है। अनुभव के द्वारा होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ये परिवर्तन अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के साथ में ही लाए जाते हैं और केवल इस प्रकार के व्यवहार परिवर्तनों को ही सीखने की प्रक्रिया फिर परिणामों से जोड़ा जा सकता है। सीखना या फिर अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया या फिर उसका परिणाम है जिसके द्वारा सीखने वाले के व्यवहारों में अनुभव के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति के परिवर्तन लाए जाते हैं। फिर अधिगम की विशेषताएं हैं। अधिगम मानव की आधारभूत क्रिया है जिसे कि वे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अपनाए रहता है। फिर अधिगम के द्वारा बने व्यवहार में अभ्यास या फिर अनुभूति के फलस्वरूप अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अधिगम की प्रक्रिया छात्र के व्यवहारों में बौद्धिक तथा तथ्यात्मक परिवर्तन द्वारा प्रकट होती है। व्यवहारों की अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम की क्रिया का आधार भी सौदेश्यता है। व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिसमें कि उसका हित साधन होता है और अधिगम की क्रिया प्रभावपूर्ण होती है और व्यक्ति की भिन्नताएं अधिगम को प्रभावित करती हैं और इन्हीं के अनुसार ही व्यक्ति एक निश्चित सीमा तक ही सीख पाता है।
और सीखने की परिस्थिति से दूसरी में स्थानांतरण होता है, और कुछ में तो एक ही परिस्थिति भी में सीखा जाता है और उसका अर्जन किसी भी दूसरी परिस्थितियों में भी सीखने के कार्य में बाधक या फिर सहायक बनकर के अवश्य ही आगे ही आ जाता है। सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, अधिगम समायोजन में सहायक होता है एवं उसके द्वारा जीवन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है। अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याप्त पर्याय नहीं है, और कई बार तो बालक बहुत सी ऐसी बातों का भी अधिगमन करते हैं जो कि उनके विकास मार्ग को अवरुद्ध करने का भी प्रयास करती हैं, जैसे कि काम चोरी, आलस्य, भगोड़ापन, बड़ों का अनादर और करना, और त्रुटिपूर्ण उच्चारण, काम करने के त्रुटिपूर्ण तरीके सीखना आदि। अधिगम एक ऐसी व्यापक प्रकृति है जिसका कि क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। अधिगम की दुनिया को न तो कक्ष की गतिविधियों तक ही सीमित किया जा सकता है और न ही उसकी परिणति मात्र कुछ बौद्धिक ज्ञान एवं गामक कौशलों के अर्जन से के रूप में भी की होती है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है और अधिगम सक्रिय होता है, और अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम विकास है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही होता है, और अधिगम अनुभवों की नवीन व्यवस्था है, और अधिगम अनुकूल है, और अधिगम परिवर्तन है।